अँड हिअर वी गो. नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आई होप सर्व मजेतच असणार. और मेरा हर बार का प्यार भरा सा एक ही सवाल होता है. मैं ज्यादा तो सवाल नहीं पूछता, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? अरे बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं यार? तो मैं मयूर निम्बेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर. और उसी के साथ मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से 9th क्लास के छोटे से बैच, क्यूट क्यूट से बैच यानी कि यथार्थ मराठी में. तो बच्चा लोग, हमने जो था हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये चैप्टर शुरू कर दिया है. ठीक है, ऑलमोस्ट आधा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया. आधा सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत कंप्लीशन पे आ गए. ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन हमारा चैप्टर है, इसका है लेक्चर नंबर 3 आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं. और भाई मैं पहले ही बोल के रखता हूं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टंट चैप्टर है. का बरं? कारण याच्यामधला जो कंटेंट दिलाय ना पूर्ण हेरिडिटी अँड व्हेरिएशनचा, तोच तुम्हाला ऍडव्हान्स लेवलवर, थोडासा ऍडव्हान्स लेवलवर तुम्हाला 11th-12th मध्ये विचारलेला आहे. ठीक है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है इस लेक्चर को बराबर से देखो, समझो, आपका बेस पहले पक्का करो, उसके बाद 11th-12th में देखो भाई, ये तो आराम से फोड़ दोगे आप. ठीक है, आज का जो लेक्चर है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो डिस्कस करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, रिकैप एक बार कर देंगे भाई. रिवाइंड कर लो एक बार दिमाग को. ऐसे जो स्क्रू आपने आगे घुमाया था उसको पीछे घुमा लो. ठीक है, अक्षय कुमार करता है ना राउडी राठौर में, ऐसे ऐसे करके वो सीधा सीधा पीछे चला जाता है वो. ठीक है, फिर ऐसे करके वो फिर से क्लिक कर देता है. वैसे ही आप करो और फिर से रिकैप करते हैं. तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था भाई? पिछले लेक्चर में देखा था हमने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. भाई राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारा आरएनए में फर्क क्या था उसका अगर हम राइबो शुगर देखें, ठीक है, पेंटो शुगर देखें, तो ये क्या था भाई? हमारा ये था ऑक्सीजन. ठीक है, इसके ऊपर ये इस तरह से क्या था भाई? हमारा ये पेंटो शुगर था. अब ऑक्सीजन में जो ये पेंटो शुगर है, इसमें फर्क क्या है? देखो भाई, फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा था? हमारा नाइट्रोजन का ग्रुप. इतनी बात सबको क्लियर है. यहां पर होता है हमारा फिफ्थ कार्बन. फिफ्थ कार्बन को लगा होता है हमारा पे क्या? फॉस्फेट का ग्रुप. इतनी बात सबको क्लियर है. लेकिन द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि ये जो सेकंड कार्बन है ऑक्सीजन, सॉरी, डीएनए में, डीएनए के जो पेंटो शुगर, इसमें जो सेकंड कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होता. वही अगर हम राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए की बात करें, तो उसके अगर हम पेंटो शुगर देखते हैं, इस तरह से पेंटो शुगर देखते हैं, तो यहां पर एक नाइट्रोजन हो गया, यहां पर एक कार्बन हो गया, कार्बन को ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया. तो इसके जो सेकंड कार्बन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन का क्या होता है? मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. इतनी बात सबको क्लियर है. उसके बाद जीन्स देखा था भाई. जीन्स क्या था? फंक्शनल यूनिट था. बराबर है, पूरे के पूरे. जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारा डीएनए है, समझ लो ये हमारा डीएनए है भाई. इतनी बात सबको क्लियर है. लेकिन पूरा का पूरा डीएनए में ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये जरूरी नहीं है. इसका ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इसको हम कहेंगे जीन. इसके पास होती है प्रोटीन बनाने की ताकत, इसके पास होती है प्रोटीन बना की इंफॉर्मेशन. ये भी हमने देखा था. आरएनए के भाई हमने 3 टाइप देखे थे भाई. कौन से है वो थे एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए. उसके बाद था भाई आरआरएनए. बराबर है. उसके बाद क्या था भाई? आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए. और उसके बाद था भाई टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए. सबके फंक्शन भी हमने देख लिए थे, किस तरह से काम करता है वो भी हम सभी के सभी ये चीजें हमने देख ली. आता काय बघणार आहोत? आताच्या आपच्या लेक्चर मध्ये आज जो काय बघणार आहोत तो बघणार आहोत आपण की कशा प्रकारे मेंडेल्सनी प्रिन्सिपल ऑफ इनहेरिटन्स, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी दिला. ठीक है, मेंडेल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, अब हेरिडिटी क्या होता है ऑलरेडी आपने देख लिया है, फिर से इस चीज को एक बार फिर से देख लेंगे. उसके बाद देखेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो चीज देख लेंगे. और उसके बाद देखेंगे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस.
तो मेंडल ने जो ये प्रिंसिपल दिया था हेरिडिटी, उसको वैलिडेट करने के लिए मेंडल साहब ने क्या किया था, ये दो एक्सपेरिमेंट करे थे। एक्सपेरिमेंट किस तरह से था, कैसे फंक्शन होता है, उसका आउटपुट क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, वो सारी की सारी चीजें भाई हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बात सबको क्लियर है? चलो भाई जल्दी से फिर शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है? आपको भी जल्दी से जल्दी पढ़ाई करनी होगी, आई होप सो, अगर आप पढ़ते होगे तो, ठीक है? चलो भाई पढ़ते ही होगे, मैं तो आपके ऊपर बिलीव करता हूं उस बात है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है? तो क्यों ना भाई पहले हम हेरिडिटी को फिर से पढ़ ले। हेरिडिटी मतलब होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से वो फंक्शन करता है। चलो भाई एक बार देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, मतलब पेरेंट्स के जनरेशन, टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ऑफस्प्रिंग के जनरेशन, इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी। तो भाई हमें पता है कि ये पेरेंट है, पेरेंट की जनरेशन है, इनसे कुछ कुछ जो कैरेक्टर्स है इनके बेटों में, इनके बच्चों में क्या चले गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। अब भाई हमें पता है, अब हमें पता है कि ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है या फिर मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स है आप में आते हैं, तो वो किसके थ्रू आते हैं, वो आते हैं भाई हमारे जीन्स के थ्रू, वो आते हैं भाई हमारे जीन्स के थ्रू। तो ये समझ लो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये मम्मी का जीन्स है, ये पापा के जीन्स है, इसके थ्रू आपके अंदर ये अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स से पूरे कैरेक्टर किसमें चले गए, बच्चों में चले गए। अब देखो मेरी बात, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी, जो कि है प्यारा सा वर्ड, बहुत सही से समझने वाला वर्ड है। जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम वन पेरेंट टू प्रोजेनी। तो भाई देखो हम बात करते हैं अगर क्रोमोसोम की, हमने क्रोमोसोम के बारे में क्या बात करी थी भाई, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 44 क्रोमोसोम होते, ठीक है? 44 क्रोमोसोम होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको अगर जब ये गैमिट फॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल मेल ने क्या किया, स्पर्म तैयार करा, फीमेल ने क्या किया, एग तैयार किया, तो ये तो सॉरी 46 क्रोमोसोम थे, मैं भी भूल गया भाई, ये क्या बोल दिया मैंने, अब गलती हो गई, ठीक है? अब ध्यान से देखो 46 क्रोमोसोम होते हैं, बात सही है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब जब 46 क्रोमोसोम होते हैं, जब मेल स्पर्म तैयार करता है तो इसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम स्पर्म में चले जाते हैं, यानी कि 23 बस क्रोमोसोम जाते हैं, बाकी के 23 दूसरे क्रोमोसोम। जैसे ही फीमेल भी अपने क्या करते हैं, एक सेल तैयार करती है, एक सेल जब तैयार करती है तो उसमें भी सिर्फ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या जाते हैं भाई, गैमिट में, मतलब यानी कि एक सेल में चले जाते हैं, ठीक है? अब हम कहते हैं कि जब क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ जो है जेनेटिक मटेरियल मेल से, यानी कि 23 क्रोमोसोम, और फीमेल से 23 क्रोमोसोम आके क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाकर मिल जाते हैं। तो भाई अगर ये, तो ये बात सबको क्लियर है कि जो है मेल और फीमेल से इक्वल अमाउंट ऑफ क्या होते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल आता है और वो बच्चे में चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हम देखते हैं कि पापा के जो हेयर का कलर है वो बच्चे में आ गया, लेकिन आईज, मम्मी के आईज का जो कलर है वो बच्चे में आ गया? क्यों, पापा का आईज का कलर क्यों नहीं आया? या फिर पापा के जो हेयर का कलर था वो बच्चे में आया, लेकिन मम्मी का हेयर का कलर क्यों नहीं आया? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों एक कलर, क्यों, सॉरी एक कलर नहीं, क्यों एक कैरेक्टर एक पेरेंट से आ रहा है और दूसरा कैरेक्टर दूसरे पेरेंट से है? एक ही पेरेंट का पूरा कैरेक्टर उस बच्चे में क्यों नहीं आ रहा है? उसका यही एक, ये जो सवाल है ना, ये सवाल अपने मेंडल जी को थोड़ा सा उसने खटका दिया। बोला कि भाई ये कैसे हो रहा है, जब इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फादर से भी आ रहा है, मदर से भी आ रहा है, तो बच्चे में आधे कैरेक्टर मम्मी के, आधे कैरेक्टर पापा के क्यों, एक ही जन के क्यों, मतलब पापा के पूरे कैरेक्टर क्यों नहीं, या फिर मम्मी के पूरे कैरेक्टर क्यों नहीं है? ये जो सवाल था, इस सवाल ने क्या कर दिया भाई, मेंडल जी का थोड़ा सा दिमाग खोल दिया, दिमाग खोल दिया। हेरिडिटी तो पता था कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम मदर टू, सॉरी फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग के जनरेशन, मतलब आपके मम्मी पापा से आपके अंदर तो क्या हो रहे भाई, ये पूरे के पूरे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे। पण याचा मागचा रिझन काय आहे की फक्त पप्पांचे कॅरेक्टर थोडेफार दिसतात, थोडेफार मम्मीचे कॅरेक्टर दिसतात, एकाच फक्त पॅरेंटचे कॅरेक्टर का बरं दिसत नाही, याचा मागचा रिझन काय? चला बघूयात। हा जो प्रश्न आहे तो मेंडेलला थोडासा त्याने कन्फ्यूज केलं, की त्याला डोका खोलायला सुरुवात केली की बाबा हे झालं कसं,
ठीक आहे. तर मग मेंडेलने जो आहे त्यांनी एक्सपेरिमेंट करायला सुरुवात केली. क्या किया भाई? मेंडल प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मतलब पाइसम सटाइवम. तो भाई ये इंपॉर्टेंट है. कौन सा पी प्लांट उसने यूज किया था? पाइसम सटाइवम. तो क्या था जो हेरिडिटी का मीनिंग था कि एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ कुछ कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? एक्सप्रेस हो रहे हो, कुछ कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे. इसके पीछे का रीजन क्या था ये जानने के लिए मेंडल जी ने क्या किया था कि पी प्लांट के ऊपर, यानी कि पाइसम सटाइवम उसका साइंटिफिक नाम था, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया. तो भाई ये जानने से पहले ये मेंडल जी थे कौन वो जान लेते हैं. ये मेंडल जी थे कौन वो जान लेते हैं. तो पूरा नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल. इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, किनको कहा जाता है? ग्रिगोर जॉन मेंडल. तो इनका जन्म कब हुआ था? 20 जुलाई 1822 और डेथ कब हुई थी? 6 जनवरी 1884. ठीक है, बात इतनी सबको क्लियर है. चलो भाई अब देखते हैं. ग्रिगोर जॉन मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट. He studied the inheritance of some characters of the pea plant. बराबर है, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि कुछ कुछ कैरेक्टर जो है इनहेरिट हो रहे. इनहेरिट मतलब क्या हो रहा है भाई? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं. हमने बोला था प्रोसेस. इनहेरिटेंस मतलब क्या था? प्रोसेस था भाई. बराबर है, मैंने बोला था. ओके. He showed that the inheritance of this characteristic follows certain principle. ठीक है, कुछ कुछ प्रिंसिपल उन्होंने दिए. ठीक है, लेटर दिस प्रिंसिपल बिकम्स पॉपुलर बाय हिज नेम. ठीक है, तो जब इन्होंने स्टडी करा पी प्लांट के ऊपर और उन्होंने देखा कि कुछ कुछ कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं और वही एक्सप्रेस हो रहे, और दूसरा कैरेक्टर सप्रेस हो रहा है. सप्रेस मतलब वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है. तो इसके ऊपर उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. दूसरा एक दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तीसरा एक लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये जो ना ये है पूरे के पूरे लॉ किसने दिए थे? वो थे हमारे मेंडल साहब ने, जो कि आपको अभी नहीं है, जो कि आपको 11th-12th में पढ़ना है. तो कि अभी थोड़ा चिल मारो, आप पहले इसके ऊपर ध्यान दो. बात सही है भाई? ओके, देखो अब क्या हो गया. मेंडल वर्क वॉज रिकॉग्नाइज ओनली इन 20th सेंचुरी. ठीक है, इन्होंने काम कब किया था भाई? 18th सेंचुरी में किया था. लेकिन इसको रिकॉग्निशन कब मिला? लोगों ने जाना कब कि भाई मेंडल जी ने जो काम किया था वो कतई जहर काम था. जहर मतलब बहुत जबरदस्त काम था. ठीक है, जेनेटिक्स के दुनिया में बहुत इवोल्यूशनरी ये क्या काम था भाई? रिवोल्यूशनरी एक काम था. ठीक है, कब पता चला लोगों को? 20th सेंचुरी में. ठीक है, आफ्टर रिकन्फर्मेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल द सेम प्रिंसिपल नाउ फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ठीक है, तो लोगों ने फिर से इसको एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर और लोगों ने देखा कि सेम जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है. उनके जो रिजल्ट्स थे, हमारे जो मेंडल जी के जो रिजल्ट्स थे, वही सेम रिजल्ट जो है उन्होंने बाकी ऑर्गेनिज्म पर भी परफॉर्म करके देखा और वहां पर भी उनको देखने को मिला. तो मेंडल जी ने क्या किया था? फाउंडेशन बनाया था. उन्होंने एक बेस बनाया था जिसके ऊपर आज पूरा जेनेटिक्स जो है, दुनिया का पूरा जेनेटिक्स क्या हुआ भाई? वहां पर टिका हुआ है. समझ रहे हो? तो इतना तगड़ा काम हमारे मेंडल जी ने किया था. बात सबको क्लियर है? मग प्रश्न हा येतोय की मेंडल यांनी अजून एक गोष्ट मला तर मेंडल जे होते ते प्रीस्ट होते चर्चमध्ये. म्हणजे जसं आपण मंदिरामध्ये पुजारी वगैरे असतो तसंच चर्चमध्ये प्रीस्ट म्हणतात. ठीक आहे, तर प्रीस्ट होते आणि त्यांनी चर्चच्या बॅकयार्ड मध्ये काय होतं, एक ग्राउंड अवेलेबल होतं त्यांनी, आणि त्या ग्राउंड मध्ये त्यांनी पूर्णच्या पूर्ण हा एक्सपेरिमेंट केलाय. समझ रहे हो? आप जो बोलते हैं ना कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे बराबर से टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं. बात वो नहीं है. जिसको करना होता है ना वो किसी भी हालत में कर देता है. फॉर एग्जांपल हम मेंडल जी की बात करें, उन्होंने कुछ ऐसे स्पेसिफिकली सेटअप नहीं लगाया था एक्सपेरिमेंट के लिए. चर्च के पीछे जो जगह मिली उसी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया. किसके ऊपर? पाइसम सटाइवम के ऊपर. उन्होंने ये नहीं बोला कि पहले मैं खेत लूंगा उसको प्रॉपरली फर्टिलाइज करूंगा, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन डालूंगा, फिर उसमें प्रॉपरली पूरे के पूरे हम प्लांट्स लगाएंगे. उन्होंने उतना नहीं किया. उनको जगह मिली, उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया. उसी तरह आप भी करोगे.
ये जो बोलते हो ना कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे एसी चाहिए, मुझे फैन चाहिए, उसकी मुझे मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, भाई ये सारे के सारे दोगलापन है, सारे के सारे एक्सक्यूजेस है। आपने अगर ठाना हो तो किसी भी हालत में आप उसको करोगे। दिया लेके बैठो, कैंडल लेके बैठो, पढ़ो भाई, क्या दिक्कत है? क्या होगा एक दिन अगर आप गर्मी में रह लिए तो क्या दिक्कत होगा, मुझे ये बात बताओ। बात सही है, जिसको जो करना होता है वो करता है। बात सिर्फ ये है कि ना करने वालों के वो को उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस जो है रेडी रहते हैं। ठीक है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अगर ये नहीं होगा, मेरे पास कंपास नहीं होगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? एक कंपास नहीं लेके जाएगा एक दिन तो क्या स्कूल खत्म? तेरी क्या बेइज्जती हो जाएगी? नहीं होगी ना। बात सही। तो देखो साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं, इनको जो मिला, जैसे मिला, जैसे जैसे उनके पास अवेलेबिलिटी है वैसे वो काम करने लग जाते हैं। बात सही है। चलो भाई देखते हैं। अब बात यह आती है कि मेंडेल जी ने पाइसम सटाइवम ही क्यों लिया, यानी कि पी प्लांट ही क्यों लिया, क्यों बाकी के दूसरे प्लांट्स नहीं लिए उन्होंने? उसके पीछे के कुछ कुछ रीजंस है। रीजंस टू चूज पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में नहीं दिए गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अभी से ध्यान में रख लो क्यों उन्होंने दिए। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स विद अ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। तो देखो भाई अब क्या हुआ था कि पी प्लांट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो अगर हमें कुछ रिजल्ट दिखता है हमारे आंखों से, तभी हम क्या बोलेंगे कि अरे हां ये चीज हुई है। तो पी प्लांट लेने के पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि पी प्लांट के पास जो ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थे, फॉर एग्जांपल अगर समझ लो उसके पास कितने थे, 7 कैरेक्टर्स। उन्होंने क्या किया था, 7 कैरेक्टर जो है पी प्लांट्स के उन्होंने कंसीडर किए थे, और ये 7 कैरेक्टर जो है वो ऑब्जर्वेबल फॉर्म में थे। मतलब कैसे? प्लांट की हाइट होगी वो हमें दिख रही थी, सीड का कलर हो गया वो हमें दिख रहा था, फ्लावर का कलर हो गया वो दिख रहा था, फ्लावर अभी टॉप पे लगा है या बाजू बाजू में लगा है, वे सारे के सारे ट्रेड्स क्या थे हमें दिख पा रहे थे। और उसमें भी अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में थे। अब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है सर? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब देख लेते। जैसे उन्होंने पी प्लांट लिया था, हम पी प्लांट मतलब क्या था? वटाणा, मराठीत आपण वटाण्याचं झाड म्हणतो, वटाण्याचं झाड त्यांनी केलं होतं, बरोबर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैरेक्टर ले लिया हाइट ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैरेक्टर ले लिया हाइट ऑफ द प्लांट, तो हाइट में उनको कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म देखने को मिल रहे थे। एक जो प्लांट था पूरा का पूरा टॉल था, और दूसरा प्लांट कैसा था? पूरा का पूरा डॉर था। एक जो फ्लावर था वो पर्पल कलर का था और दूसरा फ्लावर व्हाइट कलर का था। तो ये जो हो रहा है एक ही कैरेक्टर, लेकिन उसके क्या थे? दो दो रूप थे। तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, जो कि पी प्लांट में आराम से देखने को मिल रहे थे। ये बात हो गई, ठीक है, ओके। प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स इन अ वन क्रॉस, शॉर्ट लाइफ, बराबर है। देखो क्या हो रहा था, अगर उन्होंने ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया होता तो समझ लो बेटा क्या होता। ह्यूमन के अगर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया होता तो एक टाइम पर हमारे पास कितना होता? ह्यूमन पे अगर एक्सपेरिमेंट कर दिया होता तो एक टाइम पर एक ही बच्चा आता, ठीक है, या फिर 2 आते, या फिर मैक्स टू मैक्स 3 आ जाते, ठीक है। और हमारा जो अगर लाइफ स्पैन देखे तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद पूरा का पूरा बेबी बॉडी के बाहर आने तक कितना टाइम लगता है? 9 महीने लगते हैं, ठीक है। अब जो ये पी प्लांट है ये कैसा है? ये है एनुअल प्लांट, मतलब एक साल में इसका कंप्लीट एक ग्रोथ हो जाता है। अगर हम सीड बोएंगे, जमीन आपण सीड जर लावला तर त्या सीड पासून एक प्लांट तयार, आणि तो प्लांट नवीन सीड तयार करत पर्यंत आपल्याला 1 वर्ष लागतो। म्हणजे हा पायसम सटायवन कसा आहे? एन्युअल प्लांट आहे, बरोबर आहे। कसा आहे? एन्युअल प्लांट आहे, ओके। आणि जर आपण जर बघितला एक वाटाण्याचं तुम्ही जर काय आपलं बी काय टाकलं आपण जमिनीत टाकलं, ठीक है। अब एक बीज जो है आपने जमीन में डाल दिया, उससे जो प्लांट निकलेगा उससे कितने तो भी मल्टीपल नंबर ऑफ आपको सीड्स मिलेंगे। मतलब आप क्या कर सकते हो? उससे मल्टीपल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल सकते हैं। तो यही यहां पर बोला गया, प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग, मतलब मल्टीपल सीड्स आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं एक सीड बोया तो उस जो प्लांट बनेगा उससे भी एक ही सीड मिलेगा, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स मिल सकते हैं, ठीक है। इन वन क्रॉस मतलब एक बार अगर प्लांट लगा दिया तो मिल जाएगा बहुत सारे, ठीक है। और शॉर्ट लाइफ साइकिल था, कितना है? 1 साल का इसका लाइफ साइकिल है, तो बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, ओके। देखो इजी इन मैनिपुलेटिंग पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? अगर हम जनरली देखते हैं तो ये फ्लावर है,
इसी फ्लावर का मेल गैमिट उसी फ्लावर के फीमेल गैमिट में जाके बैठ जाता है, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इसका जो ये पी प्लांट का जो फ्लावर है इतना बड़ा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे मेल गैमिट लेके हम दूसरे फ्लावर के फीमेल गैमिट में डाल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये भी हम इजीली कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लावर का साइज बड़ा है भाई। वही बहुत छोटा होता तो हम कैसे देखते हैं, कैसे उस मेल गैमिट को निकाल के फीमेल गैमिट में डालते? पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि फ्लावर का साइज बड़ा है। ये बात सबको क्लियर है। और इजी टू राइज, बराबर है, इजी टू रेज मतलब क्या होता है? इजी टू रेज मतलब क्या होता है भाई? जमीन में डाल दो, उग जाएगा। थोड़ा सा खत डाल दो, उग जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको प्रोटीन शेक दो, उसको वाइटामिन दो, उसको मिनरल्स दो, इतनी कोई जरूरत नहीं। जमीन में डाल दो, उग जाएगा भाई। ठीक है, बात सही, सबको क्लियर है? तो ये था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर स्टार्ट किया था? इसके ऊपर किया था, पी प्लांट, यानी कि होता है वो पाइसम सटाइवम। नाम, साइंटिफिक नाम याद रखना। साइंटिफिक नाम को पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। जीनस का पहला जो वर्ड है, जैसे पाइसम में पी जो है वो बड़ा होगा, बाकी के सारे क्या हो गए? स्मॉल लेटर्स हो गए। ठीक है, ओके। और इनको इटैलिक में अगर हम टाइप कर रहे थे, इटैलिक में अगर हम टाइप नहीं कर रहे, हाथ से लिख रहे, तो उसके अंदर अंडरलाइन करना जरूरी है। साइंटिफिक नेम को ऐसे लिखा जाता है। बात सबको क्लियर है कि क्यों पाइसम सटाइवम लिया उन्होंने? ठीक है, अब उन्होंने जो कैरेक्टर्स देखे थे, कैरेक्टर्स मैंने बोला था कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो वो कैरेक्टर्स कौन से थे भाई पाइसम सटाइवम में? देख लो एक बार। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, चलो 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 चलो, मैं आपको कैरेक्टर देख लेता हूं। तो देखो, इस तरह से उन्होंने अलग 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 क्या लिए थे भाई? कैरेक्टर्स लिए थे, 7 अलग अलग कैरेक्टर्स लिए थे। लेकिन द थिंग इसकी, वो जानने से पहले हम जो है ये चीज जानना जरूरी है कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? देखो अब क्या होता है। द कैरेक्टर्स और ट्रेट विच एक्सप्रेस और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर ट्रेट और कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंट। अरे भाई बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बात ध्यान से देखो, देखो ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाए, ऐसा कोई कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाए, या फिर जो दूसरा कैरेक्टर है उसको वो क्या कर दे भाई? सप्रेस कर दे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो भाई, ये एक कैरेक्टर है और ये एक कैरेक्टर है, समझ रहे हो? डोमिनेंट मतलब क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में दिख पाए, ऐसा जो कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में आराम से दिख जाता है, खुद ही एक्सप्रेस हो जाता है, मैं दिखूंगा मैं दिखूंगा मैं दिखूंगा, ये खुद को दिख जाता है। या फिर ऐसा कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर, इसका दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते कि ये हाइट ऑफ द प्लांट है। एक प्लांट बहुत टॉल है, ये टॉल वाला कैरेक्टर है। एक प्लांट क्या है? डॉर्फ वाला कैरेक्टर। डॉर्फ मतलब छोटा सा, ठीक है, टिंगू टिंगू सा। ठीक है, अब समझ लो डोमिनेंट मतलब क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है। नेक्स्ट जनरेशन मतलब क्या? पेरेंट वाले जनरेशन में तो है, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग के जनरेशन में भी दिखता है। फॉर एग्जांपल टॉलनेस, टॉल प्लांट, ठीक है, ये कैरेक्टर हो गया। या फिर ऐसा कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर को क्या कर दे भाई? उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे। अब देखो, ये था, इसको क्या कर दिया भाई? सप्रेस कर दिया। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में इस वाले कैरेक्टर को दिखने ही नहीं देगा, तो इसको हम कहते हैं भाई डोमिनेंट कैरेक्टर। उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल टॉल हाइट ऑफ द ट्री, पी प्लांट जो था उसमें जो टॉल हाइट है वो कैरेक्टर क्या होता है? वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है। जब पेरेंट्स का टॉल और डॉर्फ प्लांट का जब हम क्या करते हैं भाई? उनका रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें क्रॉसिंग करते हैं, तब जो है टॉल प्लांट क्या है? F1 जनरेशन में दिखना, मतलब F1 जो मैं ये बोल रहा था कि ऑफस्प्रिंग में दिखने लगता है, नेक्स्ट जनरेशन में वो दिखने लगता है, तो उसको हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, उसको मेंडल जी ने रिप्रेजेंट कैसे किया? इट रिप्रेजेंट इन अ कैपिटल अल्फाबेट। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी। ओके, अब रिसेसिव क्या होगा? द कैरेक्टर्स और ट्रेट विच डू नॉट एक्सप्रेस इन अ प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। मतलब ऐसा जो ट्रेट है ये डोमिनेंट के एब्सेंस में क्या, डोमिनेंट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट वाला जो है इसको सप्रेस कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिसेसिव ट्रेट। इसको क्या हम कहेंगे? रिसेसिव ट्रेट। या फिर इट एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस मतलब क्या होता है? दोनों के दोनों अगर रिसेसिव हो,
दोनों के दोनों अगर ये रिसेसिव हो तो भाई देखो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं, देखो भाई एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं। लेकिन वही अगर एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो तो ये क्या कर देगा, डोमिनेंट इसको क्या कर देगा भाई, ढक देगा, बराबर है। डोमिनेंट क्या कर देगा, इसको कवर कर देगा, और जो ये कवर हो रहा है इसी को हम कहते हैं भाई रिसेसिव ट्रेट। देखो, द कैरेक्टर्स और ट्रेट विच डू नॉट एक्सप्रेस इन अ प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, विच डू नॉट एक्सप्रेस इन अ प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट और एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अब ये होमोजाइगस क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूं, बस अभी आप वर्ड देख लो। होमोजाइगस क्या मतलब, दोनों के दोनों अगर रिसेसिव हो गए तो देखो भाई एक्सप्रेस हो रहा है, देखो भाई एक्सप्रेस हो रहा है, बात सिंपल सी, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ड्वार्फ हाइट ऑफ द ट्री, बराबर है। जो ये हमारा पाइसम सटाइवा था, पाइसम सटाइवा था, उसमें जो ड्वार्फ हाइट है, अब ड्वार्फ ये हाइट जो है पूरे के पूरे कैरेक्टर देखने वाले, बस आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, बात सही है, ओके। इट रिप्रेजेंट इन ए स्मॉल अल्फाबेट, एग्जाम्पल स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट क्यों उन्होंने स्मॉल टी किया, ये क्यों किया, तो वो सारी की सारी चीजें हम देखने वाले आगे वाले पार्ट में, ठीक है, ओके भाई। चलो देखते हैं अभी आगे वाला पार्ट। तो चलो भाई अब देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से कौन से उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, सबसे पहले ये बात देख लेंगे, ठीक है भाई। तो मेंडल जी ने जो पी पाइसम सटाइवन है उसके कौन से कैरेक्टर देखे थे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट। तो ये भाई ध्यान में देखना, बिल्कुल सही से देखना है इसको, ठीक है। शेप ऑफ द सीड्स, तो एक कौन सा था, उनको मैंने क्या बोला था, कोई भी जो कैरेक्टर्स था उसका कॉन्ट्रास्टिंग था, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में थे। समझ लो फॉर एग्जांपल ये शेप ऑफ द सीड, इन्होंने देखा कि एक प्लांट में जो है राउंड कलर के सीड्स बन रहे हैं, राउंड कलर के नहीं सॉरी राउंड शेप के सीड्स बन रहे हैं, तो उसी साइड दूसरा जो सीड बन रहा था वो कंप्लीटली अपोजिट यानी कि व्रिंकल शेप का बन रहा था। अब बात देखते हैं कि हमारे जो कलर ऑफ द सीड्स था, जो अगर हम येलो कलर का सीड्स बन रहा था तो उसके अपोजिट एकदम हमारा क्या बन रहा था, ग्रीन कलर का सीड, मतलब बीच वाला कैरेक्टर कुछ दिखने को नहीं मिल रहा था। तो यह बहुत सही सी चीज थी कि बीच वाला कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। एक तो नैया के इस पार, नहीं तो नैया के उस पार, ठीक है भाई, बीच वाला रास्ता कुछ भी नहीं था, जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम बहुत सही से कंडीशन थी, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या दिया है आपके बुक में, वो था शेप ऑफ द सीड। अब राउंड जो है वो है डोमिनेंट, अब देखो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो राउंड जो होगा वो डोमिनेंट होगा, और उसके अपोजिट क्या था, व्रिंकल। लेकिन व्रिंकल को देखो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट नहीं किया, उसको रिप्रेजेंट किया था स्मॉल आर से। जो डोमिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से, लेकिन डोमिनेंट के। जैसे राउंड को आर लिया था तो उसको व्रिंकल को क्या लिया था, स्मॉल आर लिया था, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ द सीड देखो, येलो कलर जो है वो है डोमिनेंट, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल वाई के साथ। और वहीं पर जो ग्रीन था वो था रिसेसिव, जो सीड का कलर होता है, सीड का कलर वो था ग्रीन यानी कि हरा, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल वाई से, ठीक है। ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम देख रहे हैं, तो इसमें से डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब इनके क्रॉसिंग करने के बाद, यानी कि एक अगर हम डोमिनेंट वाला एक मेल लेते हैं और रिसेसिव वाला अगर हम फीमेल लेते हैं, उसके बीच में क्रॉसिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं वो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो बात बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन सा था, कलर ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर चाहिए, इसमें जो चाहिए कलर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर क्या है, पर्पल है और व्हाइट है। तो पर्पल क्या है भाई, पर्पल है क्या है, डोमिनेंट, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है सी से, और व्हाइट को रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल सी से। अब आप बोलोगे सर कैपिटल पी से क्यों नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको जैसे चाहिए वैसे आप कोई भी एक लेटर देके डोमिनेंट और रिसेसिव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आपको वो मेंशन करना होगा पहले, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। शेप ऑफ द पॉड, अब पॉड क्या होता है, जे आपण शेंग असते, बरोबर आहे, जी शेंग असते ती आता कम्प्लिटली इन्फ्लेटेड, म्हणजे कम्प्लिटली भरलेली आहे की आतमधून अशी पोकळ आहे। तुम्ही कधी कधी बघितला वाटाण्याची जर तुम्ही ओपन करून बघितलं असेल तर त्या काय पॉड जर ओपन करून बघितलं, शेंग जर ओपन करून बघितलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सीड्स अब्सेंट असते, बरोबर। तो ओके, तो लिया क्या था कि जो पॉड का जो शेप है वो इन्फ्लेट है, यानी कि पूरा का पूरा भरा हुआ है, या फिर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि वो अंदर से पूरा का पूरा क्या है भाई, खोखला है, उसको हम क्या कहेंगे, ये कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किया था शेप ऑफ द सीड्स, ओके सॉरी शेप ऑफ द पॉड।
उसके बाद क्या था, हाइट ऑफ द प्लांट। एक तो ये प्लांट जो है पूरा क्या है, सॉरी यहां पर एक हमारा मिस हो गया, शेप ऑफ द, अरे यार इसने क्या कर दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर गलती हो गई थोड़ी सी। ठीक है, हाँ शेप ऑफ द पॉड बराबर है, ये बात सब कुछ सही है ये। और दूसरा कैरेक्टर लिया था वो कलर ऑफ द पॉड। अब कलर ऑफ द प्लॉट क्या, पॉड क्या था भाई, कि वो क्या पूरा का पूरा ग्रीन कलर का पॉड है या फिर येलो कलर का पॉड है। ग्रीन होगा तो वो डोमिनेंट होगा, येलो होगा तो वो रिसेसिव होगा। तो इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब शेप ऑफ द नहीं था, ये पोजीशन ऑफ द फ्लावर था। ये हमारे डीटीपी ऑपरेटर ने पूरा भाई यहां पर मचा दिया है गंद। ठीक है, इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, इसको हम क्लियर करेंगे। इसको इधर क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए हमारा पोजीशन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इधर क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द फ्लावर। चलो भाई मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या होती है कि समझ लो ये प्लांट है, या फिर समझ लो मयूर सर क्या है, ये प्लांट है। अब मयूर सर के अगर हेड पर अगर क्या लग रहे, फ्लावर्स लग रहे, आजू बाजू में नहीं लग रहे, हेड पर अगर फ्लावर लग रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भाई टर्मिनल। इसको क्या हम करेंगे, हम टर्मिनल। वहीं पर अगर मयूर सर के हाथ पर क्या लग रहे भाई, फ्लावर लग रहे, कान पर फ्लावर लग रहे, यहां पर छाती पर ऐसे फ्लावर लग रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे एक्सिलरी। इसको क्या कहते हैं भाई, एक्सिलरी। मतलब बाजू बाजू में अलग फ्लावर आ रहे हैं, और टर्मिनल मतलब क्या आ रहे हैं, सीधे एक एंड पर, टॉप पर क्या हो रहे हैं, फ्लावर आ रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक कैरेक्टर उन्होंने कंसीडर किया था। उसके बाद एक कैरेक्टर कंसीडर हुआ था, वो था हाइट ऑफ द प्लांट, कि क्या प्लांट टॉल है या फिर प्लांट ड्वार्फ है। टॉल वाला जो था वो था डोमिनेंट, और डॉर्फ वाला जो था वो था रिसेसिव कैरेक्टर। तो भाई अब मैंने बोल दिया कि कुछ डोमिनेंट होते, कुछ रिसेसिव होते। अब वो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किया था हमारे किसने, मेंडल साहब ने, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस मतलब क्या होगा कि भाई एक यहां पर क्या होगा, दो पेरेंट्स हो गए, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। क्रॉस का मतलब क्या कर दिया भाई, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, क्रॉस का मतलब ये होगा। अब मोनो का मतलब क्या होता है, देखो मोनो का मतलब होता है एक। तो मेंडल जी ने क्या किया था, दो पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग कर दी थी, लेकिन उन्होंने कंसीडर किया था एक ही कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्लांट, ये क्या होगा, एक कैरेक्टर। उसको कंसीडर करके दो पेरेंट्स के बीच में क्या कर दिया, उन्होंने क्रॉसिंग कर दी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, द क्रॉस टेक्स प्लेस बिटवीन अ टू ऑर्गेनिज्म। टू ऑर्गेनिज्म मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म, इनके बीच में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। बाय कंसिडरिंग ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर समझ लो। तो इसमें क्या किया था मेंडल जी ने, एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। अब ये टॉल और डॉर्फ ये क्या हो गए, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये क्या हो गए, एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर कौन सा है भाई, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट है, हाइट ऑफ द प्लांट है। उसके क्या है, दो अलग अलग फॉर्म्स है, एक टॉल वाला प्लांट है, एक डॉर्फ वाला प्लांट है। इसको लेके उन्होंने क्या कर दिया था, क्रॉसिंग कर दिया था, और इस टाइप के क्रॉसिंग को हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब एक, सिंगल कैरेक्टर लेकर उन्होंने क्या कर दिया था, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कर दिया था, तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बात सबको क्लियर है, बात सबको क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो, मेंडल ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बिटवीन अ टू पी प्लांट्स विथ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, दो पी प्लांट लिए थे, उसके बीच उन्होंने क्या कर दिया, उसके बीच में क्रॉसिंग कर दिया था बाय कंसिडरिंग वन कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा था, हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब उन्होंने क्रॉसिंग करी थी, वो किस तरह से होती है, क्रॉसिंग क्या होती है, वो सभी की सभी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है भाई, बात देख लो, बात देख लो, बात देख लो। यहां पर कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे मैं लिखते जाऊंगा उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले उन्होंने लिया था P1। P1 मतलब पेरेंट 1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन पेरेंट की। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या देखा था, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था कि फिनोटाइप लिया था, फिनोटाइप।
ठीक है। अब एक प्लांट को उन्होंने मेल कंसीडर किया था और दूसरे प्लांट को उन्होंने फीमेल कंसीडर किया था। ओके, अब देखो समझ लो, पेरेंट कौन सा है, एक है मेल, दूसरा क्या है भाई, दूसरा होगा फीमेल। बात सबको क्लियर है, एक होगा मेल, दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल। अब देखो, अब फिनोट, अरे मेल का क्या हो गया भाई, LE, एक मिनट, चलो भाई इसको पूरा ही मिटा देता हूं। एक होगा मेल, ठीक है, ओके, और दूसरा होगा फीमेल। अब फिनोटाइप मतलब क्या होता है, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे मैं दिख रहा हूं, अब मुझे क्या है, शॉर्ट हेयर है मेरे, ठीक है, उसके बाद मुझे नाक है, उसके बाद मुझे आंख है, आंख का कलर मेरा ब्राउनिश है, बराबर है, यहां पर थोड़ी सी दाढ़ी आई हुई है, मेरे हाइट इतनी इतनी है, तो मेरे जो एक्सटर्नल पूरा का पूरा अपीयरेंस है उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। तो मेंडेल जी ने जो मेल का जो प्लांट लिया था वो कैसा था, उसका अगर कैरेक्टर देखे, उसका अगर फिनोटाइप देखे तो वो कैसा था, टॉल। टॉल हमें हाइट मतलब सीधा सीधा क्या दिख रहा है, हमारे आंखों से दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। तो उन्होंने टॉल प्लांट लिया था, इतना बात सबको क्लियर है। और जो फीमेल प्लांट लिया था वो कैसा था भाई, ड्वार्फ। वो कैसा था, वो था ड्वार्फ। बात सबको क्लियर है। जो मेल था उसका फिनोटाइप कैसे था, वो ऊंचा था भाई प्लांट, तो उसको क्या कहेंगे, टॉल। और जो फीमेल प्लांट था वो किसे, उसकी हाइट क्या थी, बहुत कम थी, तो उसको क्या कहेंगे, ड्वार्फ। बात सबको क्लियर है। अब भाई जीनोटाइप की बात करते, अब तो फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा, अब जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप, ठीक है। अब ये जीनोटाइप क्या होता है, बात देख लो। जीनोटाइप, अभी हमें पता है कि हमारे अंदर जो कोई भी कैरेक्टर्स है वो आते किसके तरफ से, वो आते किसके वजह से, हमारे अंदर जो जीन्स है उसके वजह से आते हैं, वो हमारे अंदर जो जीन्स है उसकी वजह से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा था कि ह्यूमन के अंदर है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब पेयर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, सेम सेम क्रोमोसोम एक साथ रहते रहे, दूसरा क्रोमोसोम तीसरा क्रोमोसोम, सेम सेम क्रोमोसोम एक साथ रहते। तो कोई भी अगर हम बात देखेंगे तो क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे अंदर पेयर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो जीनोटाइप होगा तो वो कैसा होगा, ये एक जीन आ जाएगा, उसके साथ ये दूसरा जीन आ जाएगा, पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही अब डॉर्फ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉर्फ तो हमें पता है रिसेसिव ट्रेट है, तो रिसेसिव ट्रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको कहते हैं स्मॉल टी। स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल को क्या, कैपिटल टी डोमिनेंट था, तो रिसेसिव कैसे होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। इतनी बात सबको क्लियर है। हमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरह हमें लिखना होगा, ठीक है। बात सबको क्लियर है। अब देखो भाई, अब ये तो क्या हो गया, ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गया। लेकिन जब गैमिट्स बनते हैं तो मैंने जैसे कहा था कि 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे ह्यूमन के अंदर, ठीक है। जब इसके गैमिट बनना होता है, यानी कि मेल में स्पर्म बनना होता है और फीमेल में एग बनना होता है, तो क्या हो जाता है कि 23 क्रोमोसोम बस स्पर्म में आ जाते हैं। उसी तरह अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम में से जो एग सेल होता है जो बनता है उसमें भी 23 क्रोमोसोम आते हैं। मतलब गैमिट अगर बनते हैं, गैमिट्स अगर बनते हैं तो गैमिट बनते हैं तो कितने बनेंगे, इसमें से आधा क्रोमोसोम जो है या फिर एक ही जीन एक हमारे गैमिट में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जीन देखो, गैमिट्स कैसे बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बात देखो, ये ऐसा एक गैमिट बनेगा और ये दूसरा ऐसा एक गैमिट बनेगा। तो क्यों ना अब दोनों के सेम गैमिट है, क्यों ना मैं इसको एक ही लिख दूं ऐसे टी, ठीक है। बात सबको क्लियर है। अब जब सेम ही गैमिट बन रहे तो मैं क्यों ना इसको सीधा एक ही लिख दो, ठीक है। उसी के तरह ड्वार्फ में भी कैसे गैमिट बनेंगे भाई, स्मॉल टी, और गैमिट को कभी भी सर्कल करके ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर देखो गैमिट सेम सेम बन रहे तो क्यों ना मैं इसको सेम ऐसा ही लिख दूं, स्मॉल टी। बात सबको क्लियर है, ओके। अब हमने क्या किया भाई, पेरेंट वन लिया था, उसमें मेल लिया था वो था टॉल, फीमेल था वो था ड्वार्फ। उसका मेल का फिनोटाइप क्या था भाई, टॉल था। जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल टी। फीमेल में कैसा था, स्मॉल टी। फिर हमने क्या किया, गैमिट किए, क्योंकि गैमिट तैयार हुए बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है।
जैसे मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में एग होता है, उसी तरह प्लांट्स में भी गैमीट तैयार होंगे, तभी जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो, अब क्या होगा, इससे ये हमारी पेरेंट की जनरेशन होगी, इसके बीच में हमने क्रॉस कर दिया, देखो भाई इसके बीच में हमने क्रॉस कर दिया। तो जब ये क्रॉस करेंगे मतलब क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन करेंगे, तब ये मेल से एक गैमीट आएगा और फीमेल से एक गैमीट आएगा। तो देखो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, अब ये क्या हो गया, पेरेंट की जनरेशन, अब क्या बनेगी, ऑफस्प्रिंग की जनरेशन, तो उसको कहा जाता है फिलियल जनरेशन, उसको कहा जाता है फिलियल। तो फर्स्ट फिलियल जो जनरेशन बनेगी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि इसको ही कहा जाता है F1 जनरेशन, इसको ही कहा जाता है F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन क्या करेगी भाई, यहां से एक गैमीट आएगा, यहां से एक गैमीट आएगा, और इनका फ्यूजन होने के बाद ये बनेगा, इसका फ्यूजन होने के बाद ये बनेगा। देखो यहां से टॉल का टी आया, यहां से डॉर्फ का टी आया, स्मॉल टी, और इसका फ्यूजन होके क्या बना भाई, ये यहां पर ऑफस्प्रिंग बना। तो मेंडल जी ने एक बात देखी कि मेल से टॉल वाला था कैरेक्टर और फीमेल से डॉर्फ वाला कैरेक्टर था। जब इनका फ्यूजन करा गया, जब इनका क्रॉसिंग करा गया, जो F1 जनरेशन बनी, हमारी फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो बनी, वहां पर उनको अचंभित करने वाला एक रिजल्ट मिला, जो कि था ये जो हमारे जो न्यू प्रोजेनी बनी थी, उन सभी का फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये सभी के सभी जो पी प्लांट बने, ये सभी के सभी टॉल निकले। क्या निकले भाई, ये सभी के सभी टॉल निकले। बात समझ रहे हो, काय केलं, मेल घेतला टॉल, फिमेल घेतली डॉर्फ, त्यांचा जिनोटाइप बघितला कॅपिटल टी स्मॉल टी, एवढी गोष्ट क्लिअर आहे। त्यानंतर जेव्हा गॅमिट बनले, तर गॅमिट बनून काय बनला, याच्यामध्ये कॅपिटल टी आणि याच्यामध्ये स्मॉल टी, आणि यांचा जेव्हा फ्युजन झाला, मेल आणि फिमेल गॅमिटचा जेव्हा फ्युजन झाला, त्यापासून काय बनला, आपला एक नवीन प्रोजेनी बनणार, नवीन प्लांट बनणार। आणि मेंडलनी जेव्हा बघितलं की सर्वच्या सर्व जे प्लांट बनले आहेत नवीन, जे मग काय झालं बघा, काय केलं, एक टॉल वाला प्लांट घेतला मेल प्लांट, एक डॉर्फ वाला प्लांट घेतला फिमेल प्लांट, त्यांचं फ्युजन केलं, फ्युजन करून एक नवीन त्यांनी काय केलं, एक सीड तयार झाला, बहुत सारे सीड तयार झाले, आणि त्या खूप साऱ्या सीडला त्यांनी जेव्हा काय केलं, जमिनीत फेकलं, आणि त्यापासून जेव्हा प्लांट निघले, आणि त्यांनी बघितलं की जो आपला जो मेल आणि फिमेल म्हणजे टॉल आणि डॉर्फ मध्ये जो आपण क्रॉस केला होता, त्याच्यापासून जे नवीन प्लांट भेटले ते सर्वच्या सर्व टॉल होते। मग त्याच्या डोक्यात आला की हा डॉर्फ वाला कॅरेक्टर गेला कुठं। आपल्याला माहित आहे इक्वल अमाउंट ऑफ काय येतं, आपला जेनेटिक मटेरियल, मेल पासून पण इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिमेल पासून पण इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कशामध्ये येतात, त्याच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये, त्याच्या मुलामध्ये येतात, ठीक आहे। मग या केसमध्ये पण सेम झालाय, मेल पासून पण जेनेटिक मटेरियल आला, फिमेल पासून पण जेनेटिक मटेरियल आला, पण फिमेलचा कॅरेक्टर दिसला का बरं नाही, डॉर्फ जे हाईट होते ते काही काही प्लांट्स मध्ये दिसली का नाही, सर्वच्या सर्व प्लांट्स जे होते टॉलच का दिसले। फिर भाई गड़बड़ मची दिमाग में। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो सारे के सारे F1 प्लांट से इनके अंदर ही सेल्फिंग कर दी। अब सेल्फिंग कर दी मतलब क्या हो गया, ये जो सारे के सारे भाई थे, भाई के अंदर ही भाई भाइयों के बीच में क्या कर दिया भाई, क्रॉसिंग कर दिया। अब क्रॉसिंग करने की वजह से हुआ क्या, F1 जो जनरेशन थी, अब ये F1 जनरेशन क्या हो गई, अब F1 जनरेशन के ही प्लांट लिए और उनके अंदर ही क्रॉसिंग कर दी, तो F1 जनरेशन ही क्या हो गया भाई हमारा P2 हो गया। तो अब ये पेरेंट हो जाएंगे ना, अब इसके अंदर ही क्रॉसिंग करना है तो यही क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो तो इसमें से जो है कुछ कुछ मेल लिए, कुछ थे मेल और कुछ थे फीमेल, ठीक है, कुछ थे मेल और कुछ थे फीमेल। अब इनका फिनोटाइप क्या था भाई, फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप ये कैसा था, मेल कैसा था, देखो यहां से फिनोटाइप क्या था, पूरे के पूरे टॉल थे, बराबर है। तो ये कैसा था फिनोटाइप, टॉल, ये भी फीमेल भी कैसा था, ये भी थे टॉल, ठीक है, बात सबको क्लियर है। अब जीनोटाइप की बात करते हैं, जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब उनके जीन्स कैसे हो गए। अगर हम टॉल की बात करते हैं, तो अगर इसी जनरेशन से हमने इनको लिया है एज अ पेरेंट, तो इनका अगर जीनोटाइप देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जीनोटाइप कैसे आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो फीमेल होगा उसका भी कैसे आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब बात आती है गैमिट्स बनने पर, अब बात आती है गैमिट्स बनने पर। गैमिट्स कैसे बनेंगे, गैमिट्स देखो कैसे बनेंगे। हमें पता है कि इसमें से दो में से कोई भी एक ही क्या हो जाएगा भाई,
गैमिट में आएगा, बराबर है। तो इसमें से क्या आएगा, एक कैपिटल टी आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, ये स्मॉल टी आ जाएगा। बात सबको क्लियर है। इसमें से क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कैपिटल टी और इसमें से क्या आ जाएगा, ये स्मॉल टी। बात सबको क्लियर है, बात सबको क्लियर है। अब इनका क्या होगा भाई, इनका होगा फ्यूजन, इनका होगा क्रॉसिंग, इनका होगा क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग करेंगे तो निकलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या, जैसे हमें पहले यहां पर मिला था फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन, तो अब क्या मिलेगा, हमें मिलेगी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगी। अब F2 जनरेशन कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, अब हम ड्रॉ करेंगे एक स्क्वायर जिसको कहा जाता है पुनीट स्क्वायर, या फिर उसको ही कहा जाता है चेकर्स बोर्ड, उसको ही कहा जाता है चेकर्स बोर्ड। ठीक है, अब वो किस तरह से होता है वो देखेंगे, एक चीज, ठीक है, वो किस तरह से होता है वो चीज हम देखेंगे। रुको एक मिनट। अब देखो पुनीट स्क्वायर कैसे होता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके बेटा, यहां पर हो गया हमारा मेल गैमेट, यहां पर हो गए हमारे फीमेल गैमेट। बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब बात को ध्यान से देखो भाई, बात को ध्यान से देखना होगा। तो गैमेट्स कितने बने भाई मेरे, गैमेट्स कितने बने, गैमेट्स कितने बने, गैमेट्स कितने बने, हमारे दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं जो कि हमने देखा था। फर्स्ट इसमें क्या देखा था, एक ही टाइप का गैमेट बना था, ठीक है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन है उसमें क्या था, एक मिनट एक मिनट, ओके देखो, अब बात को ध्यान से देखना, ठीक है, अब बात को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे सेम टाइप के गैमेट्स बने थे, ठीक है, कैपिटल टी बना था और इसमें स्मॉल टी बना था, क्योंकि इसका जीनोटाइप क्या था भाई, सेम था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर हमने सेल्फ क्या क्रॉसिंग कर दी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया, इनके बीच में क्रॉसिंग कर दी, भाई भाई के बीच में हमने क्रॉसिंग कर दी, तो क्रॉसिंग करने के बाद हमें जो जीनोटाइप था वो कैसे था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेगा, एक गैमेट में कैपिटल टी आएगा तो दूसरे गैमेट में स्मॉल टी आएगा, एक गैमेट में कैपिटल टी आएगा तो दूसरे गैमेट में क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा। बात सबको क्लियर है। अब इसको ही लिख देते हैं, देखो भाई मेल से क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो भाई इसको यहां पर लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। बात सबको क्लियर है। फीमेल से क्या बना भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल से क्या बना भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। बात सबको क्लियर है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्या कर दो भाई, क्रॉसिंग कर दो। तो अगर हम क्रॉसिंग करते तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल टी, एक मिनट सॉरी, कैपिटल टी और यहां पर क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरह यहां पर क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर क्या मिलेगा, स्मॉल टी। बात सबको क्लियर है। चलो भाई, अब ये तो हो गया जीनोटाइप, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया जीनोटाइप। अब इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसका फिनोटाइप कैसे होगा वो देखेंगे। कैपिटल टी मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉल। बात सबको क्लियर है। कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन कैपिटल टी क्या है, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये क्या कर देगा, इस स्मॉल टी को सप्रेस कर देगा पूरा का पूरा। ये देखो कैपिटल टी, ये क्या है स्मॉल टी, तो ये क्या कर देगा, इसको पूरा का पूरा ढक देगा, इसका एक्सप्रेशन नहीं होने देगा। तो अल्टीमेटली ये प्लांट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉल। इतनी बात सबको क्लियर है। चलो भाई अब देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये भी कैसे हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं, स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा रिसेसिव, बराबर है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये पूरे के पूरे ड्वार्फ हो जाएंगे, बराबर है, ये पूरे के पूरे कैसे हो गए, ड्वार्फ प्लांट हो जाएंगे। तो आपको क्या दिख रहा है कि F1 जनरेशन में हमें, अरे यार, कि F1 जनरेशन में हमें एक भी डॉर्फ प्लांट दिखा नहीं, लेकिन जब हमने इनके बीच ही क्या कर दी, इनके बीच में ही जब हमने भाई भाई के बीच में हमने जब क्रॉसिंग कर दी, तब हमें क्या दिखने को मिला, कि डॉर्फ प्लांट फिर से आ गया है, ठीक है। ये हमें वहां पर देखने को मिला। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया, क्या दिखा कि ड्वार्फ प्लांट फिर से इस जनरेशन में देखने को मिल गया है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि ड्वार्फ प्लांट जो है
F1 जनरेशन में पूरा का पूरा निकल गया था, ड्वार्फ प्लांट जो है वो कैरेक्टर पूरा का पूरा वहां से निकल गया था उस जनरेशन में, ऐसा नहीं था, बस वो सप्रेस हो गया था। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर उसके बाजू में प्रेजेंट आए से ताने हुए, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर डर गया कि भाई मैं नहीं निकलूंगा F1 जनरेशन में, मैं नहीं दिखूंगा। तो बोला ठीक है भाई, तेरे लिए बहुत सही होगा तो अगर नहीं दिखेगा। लेकिन जब हमने इनके बीच में क्रॉसिंग कर दी तो हमें क्या देखने को मिला, कि ये ड्वार्फ प्लांट को उसका जब भाई मिल गया तो उसने क्या कर दिया, चोड़ में आके बोला कि मैं दिखूंगा। तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जब ये जो हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा क्या कैरेक्टर था, टॉलनेस, इसमें जो है जीन क्या दिख रहा है, ये देखो टी, कैपिटल टी। तो जब ये डोमिनेंट है, हमें पता है डोमिनेंट ठीक है, ये डोमिनेंट है, लेकिन ये दोनों के अगर टी देखे, कैपिटल टी तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस मतलब क्या, देखो कैपिटल टी, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, अब रिसेसिव की बात करते हैं तो यहां पर देखो स्मॉल टी, तो रिसेसिव की अगर मैं बात करता हूं तो हमें क्या दिखेगा, यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव दिख रहे, बराबर है। लेकिन यहां पर अब देखो, यहां पर कैसी बात हो रही है, यहां पर अगर मैं देखूं तो कुछ जो हमारे जो प्रोजेनी बने हैं उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर डोमिनेंस तो दिख रहा है हमें, यहां पर क्या दिख रहा है हमें, डोमिनेंस तो दिख रहा है, लेकिन ये कैसा है, डोमिनेंस तो दिख रहा है हमें, डोमिनेंट तो दिख रहे, लेकिन ये कैसे, हेटेरोजाइगस मतलब क्या, दोनों अलग अलग टाइप पे है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन यहां पर देखें तो स्मॉल टी, कैपिटल टी, तो इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे होमोजाइगस, और जो यहां पर दो अलग अलग क्या जीन्स दिख रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस करेंगे। बात सबको क्लियर है? अब बात देखते हैं कि जीनोटिपिक रेशो क्या होगा और फिनोटिपिक रेशो क्या होगा। फिनोटिपिक रेशो मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। फिनोटिपिक रेशो कैसा है भाई, इधर देखो फिनोटाइप क्या है, दो ही है, एक तो टॉल होगा नहीं तो डॉर्फ होगा। तो हम देखते हैं यहां पर, एक तो टॉल होगा नहीं तो क्या होगा, एक तो ड्वार्फ होगा, ठीक है, एक तो टॉल नहीं तो एक तो ड्वार्फ। तो यहां पर टॉल कितने हैं, 1 2 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3:1। 1 क्या है, डॉर्फ का देखो एक ही 1 दिख रहा है यहां पर, ये हो गया फिनोटिपिक रेशो। अब जीनोटिपिक रेशो देखते हैं, जीन्स कैसे हो गए, इसके अंदर जीन्स कैसे, ये पूरे के पूरे जो प्रोजेनी बने, जो पूरे के पूरे हमारे जो बच्चे बने, इसके अंदर जीन्स कैसे हो गए, तो जीन्स देखते हो, इसको हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशो, उसको हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशो, उसको हम क्या कहते हैं भाई, जीनोटिपिक रेशो। अब जीनोटिपिक रेशो कैसे होगा भाई, देखो यहां पर क्या बन रहा है, एक तो होमोजाइगस बनेगा, ठीक है, एक तो होमोजाइगस बनेगा कैपिटल टी, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा भाई, हेटेरोजाइगस बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और तीसरा क्या बनेगा हमारा, पूरा का पूरा रिसेसिव वाला जो था, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी। तो ये कितने बन रहे भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो 1:2:1, 1:2:1। तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, जो कि कब मिला हमें, जब हमने F1 जनरेशन में क्रॉसिंग करी, जब हमने इस वाले F1 जनरेशन में क्या कर दी भाई, क्रॉसिंग कर दी, F1 जनरेशन में क्रॉसिंग कर दी, तब जाके हमें क्या मिला, जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। जीनोटिपिक रेशो कितना मिला हमें, जीनोटिपिक रेशो मिला हमें 1:2:1, ठीक है। और फिनोटिपिक कितना मिला, फिनोटिपिक मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस कितना मिला, 3:1। और ये है भाई हमारा पुनिट स्क्वायर, ये हमारा पुनिट स्क्वायर, इसको हम कहते हैं चेकर्स बोर्ड। तो किसने इन्वेंट किया था इसको, पुनिट जो हमारे थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था पुनिट स्क्वायर को, जो कि हम चेक कर सकते हैं कि प्रोजेनी कौन से बनेंगे, हमारे जो नए नए जो बच्चे बनेंगे वो कौन से बनेंगे, उसका जीनोटाइप कैसे होगा और उसका फिनोटाइप कैसे होगा। तो हम इस चेकर बोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये होगा भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने देखा कि इस तरह से कुछ तो भी आ रहा है कि
F2 जनरेशन में फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो फिर से एक्सप्रेस होने को दिख रहा है, ये दिख गया। ठीक है, तो मेंडल साहब ने बोला क्यों ना हम डायहाइब्रिड क्रॉस करें। डायहाइब्रिड मतलब जैसे हमने यहां पर एक कैरेक्टर क्या किया, कंसिडर किया था, वैसे ही वहां पर उन्होंने दो कैरेक्टर कंसिडर किए थे, दो कैरेक्टर कंसिडर किए थे, दो कैरेक्टर को कंसिडर करके उन्होंने क्रॉस किया था, उसको ही हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। अब भाई डायहाइब्रिड होता क्या है? द क्रॉस टेक्स प्लेस बिटवीन two organism by considering a two pair of contrasting character is called as a dihybrid cross. The cross takes place between the two organism, मतलब ये एक organism और ये एक organism, इसके बीच में क्या कर दिया भाई, क्रॉस कर दिया। by considering two pair of contrasting character, मोनोहाइब्रिड में क्या था, एक ही कैरेक्टर था, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट, वैसे डायहाइब्रिड में क्या होगा, दो कैरेक्टर्स कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर बोला है राउंड एंड येलो सीड्स, देखो भाई, अरे ये क्या हो गया, राउंड एंड येलो सीड, देखो कैसे, ऐसे, जैसे हमें पता है कि यहां पर उन्होंने कैरेक्टर लिया था, कैसे था, एक था शेप ऑफ द सीड जो कि था राउंड और व्रिंकल, और दूसरा था कलर ऑफ द सीड जो था येलो और ग्रीन। इन दो कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस कैसे करा, देखो भाई क्रॉस कैसे करा वो देख लेंगे। ठीक है, मेंडल ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड एंड येलो कलर सीड्स, मतलब एकदम गोल गोल हो गए, और सीड्स का कलर कैसे होगा, येलो कलर का। ठीक है, ये एक प्लांट हो गया, और दूसरा प्लांट कौन सा था, एंड पी प्लांट विद व्रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, दूसरा था व्रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स, मतलब हरे लेकिन वो उसके ऊपर कैसे कैसे थे, व्रिंकल थी। ठीक है, तो वो दो प्लांट लिए और वो दो पेरेंट प्लांट लेकर उनके बीच में क्या कर दिया भाई, उन्होंने क्रॉसिंग कर दी। अब क्रॉसिंग करने के बाद उनको क्या रिजल्ट देखने को मिला, चलो देखते एक बार, टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें पता है हमें क्या करना होता है, हमें लेने होते हैं पेरेंट्स, जो को हम कहते हैं P1 जनरेशन। एक क्या होगा, एक होगा मेल, और दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा होगा फीमेल। बात सही है, एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। ओके, अब ये पेरेंट हो गए, पेरेंट होने के बाद क्या होगा, ये P1 जनरेशन होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, उसके बाद आएगा फिनोटाइप। इस पेरेंट का क्या आ जाएगा भाई, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब भाई एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा, देखो एक प्लांट लिया उन्होंने राउंड और येलो सीड वाला, एक जो मेल प्लांट लिया उन्होंने लिया वो था राउंड और येलो सीड, राउंड और येलो सीड वाला, येलो सीड, तो उसके सीड कैसे थे, राउंड थे, और उसी के साथ उसका कलर कैसा था, येलो लिया था। अब ये थे पूरे के पूरे डोमिनेंट। अब रिसेसिव कौन से थे, वो था लिया था उन्होंने, वो था व्रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स, ग्रीन सीड्स। ठीक है, व्रिंकल और ग्रीन सीड लिया था। ठीक है, ये तो हो गया फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होगा, देख लो, जीनोटाइप, 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 जीनोटाइप किस तरह से होगा, राउंड जो है हमें पता है कोई भी कैरेक्टर है उसको कितना होता है, दो जीन्स होते हैं। ठीक है, तो राउंड जो है वो तो है हमारा डोमिनेंट, तो इसका कैसे होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। लेकिन दूसरा भी कैरेक्टर है, वो कौन सा है, कलर ऑफ द सीड, जो कि येलो, तो इसको हम कैसे करेंगे, कैपिटल वाई, एक मिनट, कैपिटल वाई, अरे यार कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, ये तो हो गए डोमिनेंट। अब रिसेसिव कैसे हो गए, इसको कैसे करें, व्रिंकल को कैसे डब्ल्यू लिखेंगे क्या, नहीं, जब हमने डोमिनेंट को कैपिटल आर लिखा है तो हम रिसेसिव को कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर। और उसके साथ कलर कैसा था, ग्रीन को जी लिखेंगे क्या, नहीं, ग्रीन को क्या लिखेंगे हम, कैपिटल स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब क्या कर दिया भाई, अब क्या कर दिया, इसके गैमिट्स बनाओ। गैमिट्स कैसे बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, गैमिट्स कैसे बनेंगे, देखो भाई गैमिट्स, देखो गैमिट्स कैसे बनेंगे, गैमिट्स कैसे बनेंगे, देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये आर आ जाएगा, ये भी आर आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ये भी वाई आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसा नहीं आएगा, ये मैं बताता हूं कैसे आएगा, ये कैसे आएगा मैं बताता हूं। हमें जब पता है कि गैमीट में एक ही कोई भी जीन्स जा सकता है, तो हमें पता है हमने दो कैरेक्टर लिए हैं, तो इसमें से क्या निकलेगा, एक ये आर आ जाएगा और ये एक वाई आ जाएगा, आर वाई बराबर ये एक गैमेट बन गया। ये दूसरा आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो जब सेम ही है तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। उसी के साथ अब यहां से निकलेगा ये व्रिंकल का एक आ गया स्मॉल आर, और उसी के साथ ये क्या हो गया ग्रीन सीड का स्मॉल वाई, इस तरह से। तो ये एक गैमेट बन गया, ठीक है। और ये दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये दूसरा गैमेट बन गया। तो क्यों ना ये सेम ही है, तो मैं इसको कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख लूं। अब इसके बीच में मैंने क्या कर दिया भाई, क्रॉसिंग कर दिया। क्रॉसिंग करने के बाद मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब जब F1 जनरेशन मिलेगी तो क्या मिलेगी, ये देखो भाई क्रॉस कर दो, और क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें मिलेगा कुछ इस तरह से रिजल्ट, जो कि होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देख रहे हो गमिट कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका जो फिनोटाइप होगा, ये दिखने में कैसे होगा, ये पूरे के पूरे जो प्लांट्स हो गए, इसके जो सीड्स हो गए, वो दिखने में कैसे हो गए। तो भाई मेंडल को फिर से वही रिजल्ट मिला। रिजल्ट कौन सा मिला भाई, रिजल्ट वही मिला कि ये जो सारे के सारे बच्चे थे, ये थे इनके जो सीड्स थे वो कैसे मिले, राउंड येलो सीड्स मिले, राउंड येलो सीड्स यहां पर दिखने को मिले, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये जो राउंड और येलो जो था, ये जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था किसके ऊपर, व्रिंकल और ग्रीन सीड्स के ऊपर। बात सबको क्लियर है, बात सबको क्लियर है। तो मेंडल जी ने कहा कि F1 मैंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें भी यही रिजल्ट मिला था, तो क्यों ना डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी मैं इनका क्या कर दूं, जो हमारे F1 जनरेशन है इनको ही मैं क्या कर दूं, इनका क्रॉस कर दूं, भाई भाई के बीच में मैं क्रॉस कर दूं। तो जब भाई भाई के बीच में उन्होंने क्रॉस किया तो हमारे F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन को ही क्या कर दिया भाई उन्होंने, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, F1 जनरेशन के ही प्लांट लिए, ये वाले प्लांट लिए, ठीक है। इसमें से इसको क्या करते हैं, तो बोलेंगे P2 जनरेशन, ठीक है। अब ये पेरेंट्स हो गए, जो ऑफस्प्रिंग थे अब पेरेंट्स हो गए, क्योंकि उनके बीच में क्रॉस करना है। तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेल, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, फीमेल, ठीक है। दूसरा प्लांट क्या हो जाएगा, फीमेल। अब इसका अगर हम फिनोटाइप देखते हैं, तो फिनोटाइप क्या दिखने को मिलेगा मेरे बच्चों, फिनोटाइप क्या देखने को मिलेगा, फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा वो ऐसे होगा, कैसे देखो कि एक क्या हो जाएगा राउंड और येलो, ऑब्वियस है। यहां पर देखो फिनोटाइप कैसा है, सभी के सभी राउंड और येलो है, ठीक है। तो ये भी इसका फिनोटाइप कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड, अरे एक मिनट, ये हो जाएगा राउंड येलो सीड्स, और ये कैसे होगा फीमेल, ये भी कैसे हो गए राउंड और येलो। क्यों, क्योंकि हमने F1 जनरेशन को ही क्या किया भाई, हमने P2 जनरेशन बोल दिया, जो कि कैसे थे राउंड और येलो, और ये भी कैसे होगा राउंड येलो सीड्स, ओके। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। इससे अच्छा मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, ओके। चलो अब इसका हम फिनोटाइप तो देख लिया भाई, अब जीनोटाइप बहुत तगड़ा होने वाला, गैमिट्स तो और तगड़े वाले बनने वाले। गैमिट ये देखो अब क्या बनेगा हमारा जीनोटाइप, अब जीनोटाइप कैसे बनेगा भाई, देखो जीनोटाइप क्या है इधर मेरे प्यारे बच्चों, जीनोटाइप देखो इधर क्या है भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जीनोटाइप कैसे बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप बना। इसका भी क्या बनेगा, कैपिटल आर एक मिनट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक जीनोटाइप बन गया, ठीक है। अब इसके बनेंगे भाई गैमिट्स, गर्मा गर्म गैमिट्स बनेंगे, ठीक है। गैमिट्स कैसे बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ गैमिट्स कैसे बनेंगे, गैमिट्स बहुत तगड़े बनने वाले, पॉसिबिलिटी देखेंगे, देखो भाई पॉसिबिलिटी कैसे देखेंगे, कि ये एक आर आएगा कैपिटल आर, और उसके साथ ये कैपिटल वाई आएगा, ये एक गैमेट बनेगा, ठीक है। ये एक बात हो गया। या फिर ये कैपिटल आर आएगा, इसके साथ कौन आएगा, ये स्मॉल वाई आएगा, ये एक गैमेट बनेगा। अब ये स्मॉल आर आएगा, उसके साथ कैपिटल वाई आएगा, ये एक गैमेट बनेगा। और ये स्मॉल आर आएगा, इसके साथ स्मॉल वाई आएगा, ये एक गैमेट बनेगा। कितने बने, 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बने। यहां पर हमने क्या देखा था, यहां पर हमने देखा कि 2 ही अलग अलग टाइप के क्या बने थे, गैमेट्स बने थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं,
यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या बने भाई, गैमिट्स बने। सेम गैमिट्स यहां पर भी बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमिट बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमिट बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा गैमिट बना। बात सबको क्लियर है? बात सबको क्लियर है? तो आपको यहां पर एक चीज दिख रही है क्या कि पेरेंट्स में जो गैमिट्स थे, पेरेंट्स में जो गैमिट्स थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये देखो F2 जनरेशन में, अरे यार F2 जनरेशन में जब हम क्रॉसिंग कर रहे तो यहां पर भी आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां पर आपको क्या दिखने को मिल रहे हैं। अब इनके बीच में हम कर देंगे भाई क्रॉसिंग, इनके बीच में हम कर देंगे क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन मिलेगा तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे भाई यहां से, जो कि होगा हमारा पुनिट स्क्वायर। ठीक है, पुनिट स्क्वायर होगा, पुनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये पुनिट स्क्वायर देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, आपके किताब में ऑलरेडी दिया है लेकिन मैं फिर से यहां पर एक बार ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, ओके ओके, देखो ये हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा फीमेल गैमेट। ठीक है, अब देखो कितने हैं, 4 अलग अलग हमारे गैमेट्स बन रहे हैं, तो यहां पर 4 यहां पर कर दो। ठीक है, 1 2 3 और ये हमारे ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4, 1 2 3 और ये आ जाएगा भाई हमारा ये चौथा वाला। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसमें गैमिट्स डाल दिए। गैमिट्स कौन से हो गए, गैमिट्स कौन से हो गए, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, और क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और क्या होगा भाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और क्या होगा भाई स्मॉल आर स्मॉल सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई चाहिए था ये वाला। एक मिनट, अरे यार हाँ, यहां पर क्या क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां पर क्या चाहिए भाई हमें, यहां पर क्या चाहिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां पर ये चाहिए। सेम फीमेल में भी वही होने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका क्या कर दो भाई, अब इनका कर दो भाई क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग जब करोगे तो बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। तगड़ा रिजल्ट कैसे मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई बराबर है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक मिल गया अलग से। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, यहां पर क्या मिला भाई हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इतना मिल गया। ठीक है, ऐसे ही पूरे के पूरे अपने को भरने। अब भरने कैसे ये देख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके साथ अभी देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये एक बन गया जीनोटाइप। यहां पर क्या बनता है, यहां पर बन रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक जीनोटाइप बन गया। अब इसकी बात करते हैं भाई, क्या करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कुछ तो भी अलग जीनोटाइप बनेगा। आप देखो ठीक है, इसमें क्या बनेगा भाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें क्या बनेगा भाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें क्या बनेगा भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और उसी के साथ यहां पर क्या बनेगा स्मॉल आर। देखो अब स्मॉल आर अलग से आ गया। अब दोनों जो है स्मॉल आर गए तो ये सीड कैसे बनेगा, ये बनेगा व्रिंकल्ड। ये कैसे बनेगा व्रिंकल्ड। और उसी के साथ कैपिटल वाई। लेकिन कैपिटल वाई होने की वजह से क्या बनेगा, ये बनेगा येलो। देख रहे हो कैरेक्टर क्या हो रहे हैं यहां पर, ब्लेंड हो रहे हैं। अभी ब्लेंड हमने क्या देखा था, पेरेंट्स कौन से लिए थे पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स थे वो थे कि राउंड और येलो सीड वाला था, व्रिंकल और ग्रीन सीड वाला था, बरोबर है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ग्रीन सीड, यहां पर क्या मिले व्रिंकल्ड सीड, और उसका कलर कैसा है येलो है। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, समझ रहे हो
समझ रहे यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर क्रॉस हो रहा है, यहां पर नए से कुछ तो भी कैरेक्टर बन रहा है, ठीक है। उसी के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा भाई, यहां पर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां पर क्या बनेगा भाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहां पर क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो भाई यहां पर ओरिजिनल वाला पूरा का पूरा, मतलब ये कैसे होगा, रिंकल्ड और ग्रीन कलर का ये फिर से कैरेक्टर यहां पर दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें फिनोटिपिक जो रेशो है वो क्या मिलेगा, देखो फिनोटिपिक रेशो क्या दिखने को मिलेगा, फिनोटिपिक रेशो क्या दिखने को मिलेगा भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या लिया था भाई, सबसे पहले क्या लिया था राउंड और येलो सीड लिया था, राउंड और येलो सीड, येलो। उसके बाद क्या था भाई, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड और येलो सीड। उसके बाद क्या था भाई, राउंड और ग्रीन सीड, राउंड और ग्रीन सीड। अब ये कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूं, बस लिख रहा हूं, मुझे लिखने दो बस, ठीक है। और उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद था हमारा रिंकल्ड और ग्रीन सीड, रिंकल्ड और ग्रीन सीड। ओके, अब ये तो हो गए फिनोटाइप, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब कैसे दिखेंगे वो बात देखते हैं, कैसे दिखेंगे, कितने हैं वो देखेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउंड और येलो। राउंड और येलो चाहिए, मतलब क्या चाहिए भाई, हमें एक कैपिटल आर होना जरूरी है और एक कैपिटल वाई होना जरूरी है। तो इसमें देखते हैं, एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, तो ये कैसे होगा, राउंड और येलो हो जाएंगे, बराबर है, राउंड और येलो हो जाएंगे। इसमें कैपिटल आर है, इसमें भी कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसे हो जाएगा, राउंड और येलो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसे हो गए, राउंड और येलो, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है। अगर एक भी प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, एक भी अगर वो जीन प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, दूसरे को सप्रेस कर देगा। देखो एक भी आर, अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, स्मॉल आर को क्या कर देगा भाई, सप्रेस कर देगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल आर स्मॉल, मतलब ये राउंड येलो है। ये भी कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ये भी कैसे राउंड और येलो है। ये भी कैसा है भाई, राउंड। यहां पर देखो ये राउंड तो है लेकिन ये येलो नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया भाई, जी आ गया, तो मतलब यहां पर क्या आ गया, स्मॉल वाई आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखो राउंड है, व्रिंकल भी दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, पूरे के पूरे ग्रीन है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो गया राउंड और ग्रीन, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। ये क्या होगा, यहां पर देखो अब क्या हो रहा है, यहां पर बन रहा है व्रिंकल्ड, और उसी के साथ ये क्या बन रहा है, कैपिटल वाई है, मतलब ये क्या हो जाएगा, येलो, व्रिंकल्ड और येलो, व्रिंकल्ड और येलो। ये वाला कुछ तो भी कैरेक्टर दिख रहा है भाई, नया सा, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है, स्मॉल आर है, पूरे के पूरे दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव जीन है, स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेस हो गए, मतलब ये क्या बनेगा, व्रिंकल्ड, और उसी के साथ ये कैपिटल वाई होने की वजह से ये क्या बनेगा भाई, येलो बनेगा, ठीक है। समझ रहे हो, सेम यहां पर आ रहा है, इतनी बात सबको क्लियर है, सेम यहां पर हमें दिखने को मिल रहा है। और यहां पर क्या दिखेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर है, मतलब ये राउंड हो जाएगा, लेकिन यहां पर कैपिटल वाई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहां पर कैपिटल दोनों के दोनों स्मॉल आर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, व्रिंकल्ड, लेकिन यहां पर एक कैपिटल वाई दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, येलो दिख रहा है। और यहां पर अगर हम देखें, स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, व्रिंकल्ड और ग्रीन। अब चलो भाई फिनोटाइप देखते हैं। राउंड येलो कितने हैं, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे 9, तो ये कितने हैं, 9, ठीक है। इतने बात सबको क्लियर है, ये कितने हैं भाई, 9। तो इसको मैं अलग कलर में लिख देता हूं, इसको मैं लिख दूंगा इसमें, ये कितने हैं, 9, ओके। अब व्रिंकल और येलो कितने, व्रिंकल और येलो कितने, देखो भाई, व्रिंकल येलो 1 2, ठीक है, 3, मतलब ये कितने हैं, 3 है, ओके। अब राउंड और ग्रीन कितने हैं, 1 2, बराबर है, राउंड और ग्रीन, और ये 3, तो ये कितने हैं भाई, 3 है, ठीक है।
और वहीं पर अगर हम रिंकल और ग्रीन दिखते हैं, रिंकल और ग्रीन तो एक ही है जो कि पेरेंट का कॉम्बिनेशन, तो ये कितना है 1। तो अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसमें हमें फिनोटिपिक रेशो क्या दिखने को मिलता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। मोनोहाइब्रिड में क्या दिखा था 3:1, टॉल और सीधा एक ही था, वो डॉर्फ था। लेकिन हमें फिनोटिपिक इसमें क्या देखने मिल रहा है हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1। और हमारा जो जीनोटिपिक रेशो बनता है जो कि आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिखा गया है, देखो ये वाला जो जीनोटिपिक रेशो है ये कितना मिलता है, अगर मैं अभी लिखूंगा नहीं उसको, आप बस बुक में से देख लेना क्योंकि बहुत लंबा जाएगा वो जीनोटिपिक रेशो। तो वो जीनोटिपिक रेशो कितना मिलता है मैं बता देता हूं आपको सीधा, वो कितना मिलता है, एक मिनट 1:2:1:2:4। ठीक है, आपके जो किताब में दिया गया उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कीजिए, 1:2:1:2:4 2:1:2:1। अब देख लेना भाई, अब ये देख लेना, यहां पर देखो पेरेंट का ओरिजिनल कॉम्बिनेशन दिख रहा है 1, और यहां पर देखो आपका जो पेरेंट का ओरिजिनल रिसेसिव पेरेंट का ओरिजिनल कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो है 1। ठीक है, तो ये हो गया फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो क्या था 1:2:1। लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस जब करते हैं तो हमें क्या दिखता है फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशो 12:12:4:21:21। ठीक है, 12:12:4:21:21 असं आपल्याला बघायला मिळतो। ठीक आहे, तर तुम्ही यामध्ये एक गोष्ट बघत असणार, यामध्ये अगर तुम्ही यामध्ये गोष्ट बघत असणार की हे जीन जवळ हे जीन एकामेकाला काय या आपला जो F1 जनरेशन त्यामध्ये जीन्स एकत्र आलेत, पण जर तुम्ही त्यांचे जर गॅमिट बनताना बघितला तर हे जीन काय होतात, यातला आर इकडे आलाय, पण यातला मध्ये आर इकडे आला, आणि याच्यामध्ये बघा तुम्ही याच्यामध्ये काय दिसतंय कॅपिटल आर कॅपिटल वाय कधी होतोय, आज याच्यामध्ये F1 जनरेशन मध्ये जर बघितलंय आपण F1 जनरेशन मध्ये घेऊया कॅपिटल आर कॅपिटल वाय सोबत सोबत होते, पण जेव्हा यांच्यामध्ये जेव्हा आपण F2 जनरेशन मध्ये जेव्हा आपण क्रॉसिंग करतो, F2 जनरेशन सॉरी F1 जनरेशन मध्ये कॉपी काय करतो आपण क्रॉसिंग करतो, कॅपिटल वाय आणि स्मॉल वाय याच्यामध्ये काय येतं जवळ आलेले दिसतात। म्हणजे आवश्यक नाही की जीन जे आता सोबत आहेत ते नंतर पण नेक्स्ट जनरेशन मध्ये पण सोबत असतील, याच्यावरूनच म्हणतात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एक येतो, तो तुम्हाला 11-12 मध्ये शिकायचा, आता काहीच नाही शिकायचं आहे। ठीक आहे, तर अशा प्रकारे मेंडेलने जो आहे काय केलं होतं की कॅरेक्टर जो आहे ते कशा प्रकारे इनहेरिट होतात, प्रत्येक कॅरेक्टरवर कशा प्रकारे ते इनहेरिट होतात, कोण सोबत राहत आहे कोण नाही राहत आहे। डॉमिनेंट म्हणजे काय, डॉमिनेंट म्हणजे जो आपला काय म्हणतात जो एक्सप्रेस होणार स्वतः, याच्यामध्ये बघा डॉमिनेंट म्हणजे काय राऊंड आणि येलो काय झालं याच्यामध्ये एक्सप्रेस झालाय, बघा राऊंड आणि येलो काय झालं याच्यामध्ये F1 जनरेशन मध्ये आपल्याला एक्सप्रेस झालं, तर याला काय म्हणायचं डॉमिनंट। हा एक्सप्रेस झाले नाही तर याला काय म्हणायचं रिसेसिव्ह। या गोष्टी लक्षात ठेवणं, तुम्हाला जीनोटिपिक रेशो लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे, फिनोटिपिक रेशो लक्षात ठेवणं। ठीक आहे, आणि मेंडेलने काय एकदा एक्सपेरिमेंट करून सोडून नाही दिला, हजारो टाइम यांनी हा एक्सपेरिमेंट केला, हजारो टाइम हा एक्सपेरिमेंट केला त्यांनी, माहिती आहे का। त्यानंतर जाऊन त्यांनी एक फायनल कंक्लुजन लावला की हा मी दरवेळी एक्सपेरिमेंट करतो आणि दरवेळी याचा रिझल्ट सेम होता। ठीक आहे, अशा प्रकारे त्यांनी काय दिलं मतलब हेरिडिटी कशी होत आहे, हेरिडिटी कशा प्रकारे एका जनरेशन पासून कॅरेक्टर दुसऱ्या जनरेशन पर्यंत। आता आपल्याला माहिती आहे की जे कॅरेक्टर्स आहे एका जनरेशन पासून नेक्स्ट जनरेशन पर्यंत ट्रान्सफर होत आहेत वाया जीन्स, जीन्सच्या थ्रू काय होतात ट्रान्सफर होतात, पण त्यावेळी माहित नव्हतं। तर मेंडेलने काय म्हटलं होतं की एक जनरेशन से कैरेक्टर जो है सॉरी एक जनरेशन से जो कैरेक्टर है दूसरे जनरेशन में मतलब ऑफस्प्रिंग के जनरेशन में पेरेंट के जनरेशन जो कैरेक्टर है दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं एक चीज के वजह से, एक कोई तो भी चीज होगी वो जो है कैरेक्टर एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन पे लेके जा रही है। जैसे अभी हमें पता है कि वो जीन है, जीन क्या कैरी करता है एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में कैरी करता है, बराबर है, एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। अभी वो जीन है वो पता है, लेकिन उस टाइम पर मेंडेल जी को पता नहीं था कि वो जो कैरेक्टर है वो जीन लेके जा रहा है। तो उनको जो पता नहीं था तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये जो फैक्टर है जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर लेके जाता है उसको उन्होंने नाम दे दिया फैक्टर। ये जो चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर लेके जा रही है उसको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर, जो कि अभी हमें पता है ये जो चीज है इसको हम कहते हैं जीन। लेकिन उस टाइम पर मेंडेल जी को पता नहीं था तो उन्होंने उस चीज को नाम दिया था फैक्टर।
फैक्टर एक ऐसा होता है कि एक जगह से कैरेक्टर्स लेता है, एक जनरेशन मतलब पेरेंट्स है वो कैरेक्टर लेगा और दूसरे जनरेशन में लाके फेंक देगा। ठीक है, तो ये था मेंडल जी का पूरा एक्सपेरिमेंट, 9th क्लास में दिया है भाई। तो थोड़ा आपको ये इजीली समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर बार बार देखते हो तो आपको आराम से इसको समझ में आएगा। थोड़ा सा दिक्कत जाएगी लेकिन कोई चीज नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे। तो ऐसे ही आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेक्चर के साथ मिलते हैं इसी मतलब चैप्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर जो है जहां पर हम सारे के सारे डिसऑर्डर्स स्टडी करने वाले हैं, उस लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।